कहा जाता है ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो बड़ा खूबसूरत कलाम के साथ आज की ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मेरे साथ सहरिश ज़ुहैब मौजूद हैं और आज कोई बड़ी खबर भी सहरिश आपके बिल्कुल पास बड़ी है। खबर भी है। महीना बहुत मुक़द्दस है और इस महीने में माशाल्लाह से दूसरे अशरे के वस्त में हम लोग पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे ये रोज़े गुजर रहे हैं। दुआएं हम लोग कर रहे हैं अपने रब के हुजूर और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हो सके सातें बरकतें इस महीने की समेतें। खुश नसीब है कि हमें ये महीना माह मुक़द्दस मिला है। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम का मामूल है कि हम लोग साथ साथ अहम खबरें भी शेयर करते हैं। तो अभी जो खबर हमारे पास आ रही है वो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार के हवाले से, जो कि इन दिनों दौरा लंदन पे हैं और गुज़श्ता रोज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने भारत से तिजारती ताल्लुकात की बहाली का जिक्र करते हुए कहा कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायज़ा लेगा। बिल्कुल, उन्होंने मुल्क में जारी मुआशी मसाइल का जिम्मेदार PTI को करार दिया। कहा कि PTI हुकूमत मुआशी मैदान में मुल्क को जो 24वें 47वें नंबर पर धकेल दिया है। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं, फिर इस पर मजीद बात होगी। अच्छा, इस पर मुदस्सिर मैं चाहूँगी कि हम रिपोर्ट दिखाने से पहले इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमने इससे पहले ये देखा है कि बहुत ज़्यादा इस पर ना बासित साहब भी हमारे साथ हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक सफ़ीर हैं, बल्कि उनको भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। बासित साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर कहिएगा, पहले तो बड़ा एक सख्त किस्म का स्टैंड था कि भारत के साथ कश्मीर के मौजू पर कोई हल तलब जब तक बात ना हो जाए तब तक इस तरह का कोई मरासिम रखे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जब ने शो में लेने का। नहीं, कतन दुरुस्त नहीं है और आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अगर आप PMLN का इलेक्शन मैनिफेस्टो भी देखें तो उसमें भी बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते जब तक कि भारत 5 अगस्त 2019 के जो उसने गैर कानूनी इक़दाम लिए मकबूजा जम्मू और कश्मीर को लेकर वो वापस न ले। अब देखिए, इस हुकूमत को कुछ ही रोज़ हुए हैं या कुछ हफ्ते, 1-2 हफ्ते हुए हैं जी। और अभी कोई कैबिनेट की मीटिंग भी इस ख़ास मौजू पे नहीं हुई, इशू पे। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वज़ीर, जो नए वज़ीर ख़ारिजा, उन्होंने किस बुनियाद पे ये बयान दिया। क्योंकि अगर कोई हुकूमत की कोई थिंकिंग है, प्राइम मिनिस्टर की कोई थिंकिंग है, बाकी जो उनके रफ़क़ा हैं उनकी कोई थिंकिंग है, फिर तो ठीक है। कैबिनेट ने अगर कोई कंसल्टेशन की है, कोई पार्लियामेंट में आया है मामला, तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि चलिए जी कुछ एक पॉलिसी तब्दीली आ रही है। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त ये बयान इल टाइम्ड भी है। उसकी वजह यह है कि भारत में इंतखाबात होने जा रहे हैं 19 अप्रैल से, जो कि 1 जून तक जारी रहेंगे। कई 3 या 4 या 5 जून को नई हुकूमत आएगी। इस वक्त ये बयान देने से आप अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। ट्रेडर्स तो बहुत बातें करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान के मुतालिक कहेंगे कि जी ट्रेड बहाल हो जाए, लेकिन आपका 15 मिलियन कश्मीरियों का अच्छा, अब्दुल बासित साहब, जैसे आप कह रहे थे कि अगर ये बात काबीना की सतह पर या पार्लियामेंट की सतह पर अगर फर्ज करते हैं कि इस तरह के मामलात होते हैं, हमें देखते हैं कि पूरी दुनिया में अब ट्रेड बहरहाल बड़ा एक अहम मामला है, मईशत बहुत अहम इशू हो गया है। भारत के साथ पूरी दुनिया के ट्रेड के मामलात हैं, जिनके साथ उनके चाइना जैसे जिनके साथ उनके साथ कन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन ट्रेड वहाँ जारी और सारी रहती है। तो क्या अगर ये होता है तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए ये भी एक बहुत मिसकंसेप्शन है पाकिस्तान और भारत के ट्रेड को लेकर। अगर 1996 से अगर आप देखिए, जब भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया, उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बतदरीज उसमें कमी आ रही है, जबकि भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू पाकिस्तान उसमें मुसलसल इजाफा होता रहा है और बैलेंस ऑफ ट्रेड भारत के हक में ही जा रहा है। अब लोग यहाँ ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि ठीक है जी, हमें इम्पोर्ट से भी तो फ़ायदा होता है, हमें मशीनरी सस्ती मिल जाती है, जो चीज़ें इस वक्त वाया दुबई या सिंगापुर आ रही हैं वो हमें सस्ती मिल जाएंगी, भारत से ही आ रही हैं। ये एक आर्गूमेंट है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसको भी एक तरीक़ाकार है इन चीज़ों को बहाल करने का। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ। 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो भारत ने विड्रॉ कर दिया पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस।
उसके बदले पाकिस्तान पे जो भी पाकिस्तान से इम्पोर्ट भारत में हो रही थी 200% ड्यूटी उन पे आयद कर दी टैरिफ लाइंस पे। तो पहले तो भारत से आप ये मुतालबा करें कि वो जो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया हुआ था वो तो रेस्टोर करे, फिर हम ट्रेड की बात आगे लेकर चलेंगे। तो हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, आपको बिहाइंड द सीन्स ये बातें करनी चाहिए। एंगेजमेंट भी आप करें, मैं नहीं कहता, कौन नहीं चाहता कि हमारे आप बासित साहब सही कह रहे हैं कि अभी वहां पर इलेक्शन डेज भी हैं, ज़ाहिरन की कैंपेन उस लिहाज से चल रही है और इंतहा पसंदी के वाकयात भी हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन आगे चलकर जाहिर है अगर तो ये सोच कहीं ना कहीं प्रिवेल करती है मौजूदा हुकूमत में, तो जाहिर है इस पर फिर आगे चलकर काम भी होगा जब एक मुनासिब वक्त होगा। क्योंकि हम बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, जाहिर है फिर यहाँ पे हमारा मेडिसिन जो है वो इतनी महंगी हो जाती है, तो कुछ फायदे भी हैं जो कि इनके साथ तिजारत को बहाल होने के बाद ताजिरों को होंगे, तभी वो ये मुतालिबा भी कर रहे हैं। इस हवाले से आपके व्यूज क्या हैं? देखिए, मैं तो रियासतें कौमें इस तरह नहीं बनती, कौमों को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अगर आप समझते हैं कि जी जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा बस अब ख़त्म हो गया है, अब आप कोई कुछ हासिल नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप ये भी फैसला कर लीजिए, कोई मुझे एतराज़ नहीं है। सवाल ये नहीं है कि हम, और ये पिछली हुकूमत में भी यही था, अगर आप देखिए तो रज़ाक दाऊद साहब उस वक्त कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बातें की थी कि जी ट्रेड बहाल कर देना चाहिए। तो ये कोई यही नहीं कि इस हुकूमत की बात है, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट अपने नुक्ता नज़र से देखते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि हमारा एक असूली मौक़िफ़ है जम्मू और कश्मीर पे, और उस पर हमें साबित कदम रहना है। ट्रेड बहाल करने की जहाँ तक बात है, अपने जो हमने डाउनग्रेड किए थे सफारती ताल्लुकात, उनको वापस लाने की बात है, ये भी काम करना चाहिए, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन तरीका एक कार होता है, इसका एक वक्त होता है, और सही वक्त अब जब आएगा इलेक्शंस के बाद, ये बिहाइंड द सीन्स ये बातें होनी चाहिए। पब्लिक में जब आप इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं तो सिर्फ अपनी डेस्परेशन का इजहार करते हैं, और जब कोई मुल्क अपनी डेस्परेशन का इस तरह पब्लिकली इजहार करता है तो उसकी मुज़ाकराती मेज पे पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाती है। देखिए ना, जो ही हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया, दूसरी जानिब से जयशंकर का बयान आ गया भारत के वज़ीर ख़ारजा के, जी नहीं, पहले तो दहशतगर्दी को रोकें, उसके बाद हम देखा जाएगा। तो आपने अपने आप को पहले से ही एक वीक विकेट पे आप ले आए, तो अब क्या मुज़ाकरात आप करेंगे, क्या क्विड प्रो को होगा, क्या बासित साहब, आप एक तवील अरसा वहाँ रहे हैं, खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं बतौर हाई कमिश्नर, ये क्या सोच जिसकी बात करें, जयशंकर ने बात की, अब हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामले पे यूरोप और रशिया की भी ट्रेड जारी है, एक तवील अरसा कोल्ड वॉर की शुरा अमेरिका और रशिया बिटवीन, वहाँ पर भी ट्रेड उनकी चलती रही, इसी तरह बहुत से ममालिक में ये मामला चलते रहे। लेकिन इंडिया में क्या सोच प्रिवेल करती है कि पाकिस्तान ने अगर कोई एक जेस्चर दिया है उसके बदले बिल्कुल मुख्तलिफ, उन्होंने कहा जी कि पहले दहशतगर्दी का मामला हो उसके बाद ये बात हो। देखिए, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक लिहाज से वो जो पहली जो 4 अगस्त 2019 की सूरत हाल थी वो वापस आए, ये उनके इंटरेस्ट में है, क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर का मामला पीछे चला जाए। लेकिन इस वक्त ऑब्वियसली वो इंतखाबात में जा रहे हैं, बीजेपी की एक वो मोदी को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग वो एक लीडर हैं, बीजेपी ने बहुत सख्त पोजीशन ली है पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस वक्त ये मौका नहीं है उनके लिए क्योंकि वो पाकिस्तान की जानिब कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। तो वो ये रेट्रिक उनका जारी रहेगा, एंटी पाकिस्तान रेट्रिक, बल्कि वो ज्यादा होगा, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। तो ये मौका ही नहीं है, जब इलेक्शंस होंगे तब इलेक्शन, तो इस वजह से हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि ये मामलात इस तरह सुलझ जाएंगे अभी। लेकिन बासित साहब, ये कश्मीर को और ट्रेड को, ये हम अक्सर इस जो भी मामला होता है उस पर आके जुड़ जाता है दोनों ममालिक में, ये कश्मीर के मामलात को ट्रेड के साथ इतना क्यों ज्यादा जोड़ा गया जाता है? इसलिए जोड़ा गया है मोहतरम के देखिए, कश्मीर एक लिविंग डिस्प्यूट है, ये कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है। अगर भारत की रियासती दहशतगर्दी कश्मीरियों पे जारी रहेगी, वहां आए दिन मजालिम होते रहेंगे, तो पाकिस्तान किस तरह दूसरी तरफ देख सकता है या इग्नोर कर सकता है? तो ये हो नहीं सकता। जो लोग ये कहते हैं कि जी कश्मीर इशू को फ्रीज कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बिल्कुल इजाज़त दे दें भारत को कि वो जो कुछ करना चाहे करता रहे कश्मीरियों के साथ। तो पहले आप फैसले कर लीजिए बुनियादी कि आप चाहते क्या हैं, आपकी रेड लाइंस क्या हैं। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि जो भी नई हुकूमत आती है, बजाय इससे कि अपनी एक डेलिब्रेशंस करें, सीरियस तरीके से चीज़ों को देखें, अपनी बॉटम लाइंस डिफाइन करें, उसके बाद पॉलिसी स्टेटमेंट दें। बिल्कुल आप सही पहले पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, सही बात है, हमें ख्याल आता है कि गलत क्या कर लिया। बिल्कुल, और यही वजह है कि जब इस तरह
कि कैजुअली बयानात दे दिए जाएं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जाए तो फिर जाहिर है फिर वहां से जवाब भी इस तरह के आ जाते हैं कि भाई पहले दहशतगर्दी आप खत्म करें, उसके बाद आपसे दूसरी बात होगी। बहुत शुक्रिया आप साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़ी अच्छी बात की कि तरीका कार जो है ना उस पर सोच समझकर एक स्ट्रेटेजी बनाकर फिर चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप ऐसे ही बस कुछ कह दें और वहां से जवाब भी आ जाए तो आप अपनी वीक पॉइंट पे आ जाते हैं, फिर आपकी बात में वजन नहीं रहता। ये बड़ी अच्छी बात है। और अब कुछ और खबरों की जानिब भी बढ़ेंगे और बात अब करना है कि उन एजाज़ात के हवाले से जो मुख्तलिफ शोबाजात में अंजाम देने वालों को दिए गए। 800 से ज़ायद शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा गया। उन्हीं में से एक नाम नायला कियानी का भी है, जिन्हें सदर पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। नायला कियानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी, ये बड़ा एक एजाज़ की बात है, हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे नायला को। नायला इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुकी हैं, फीमेल कोपेमा हैं और माशाल्लाह से सिनफे नाजुक होते हुए ये पहाड़ों पर चढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया नायला। नाजुक तो ना हुए ना, फिर सनफे आहान हुए हैं। मजबूत आसाब की मालिक और इतना ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। बिल्कुल नायला, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा नायला, कोपेमा की दुनिया में पाकिस्तान का नाम आपने बुलंद किया माशाल्लाह से, और इतना ज़बरदस्त एजाज़ अभी आपको मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे 23 मार्च को हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ दिया है और मुझे बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट 1-2 दिन से बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस न्यूज़ को अब्जॉर्ब करने में। यानी कि इस न्यूज़ को सच समझने के लिए आपको वहां पे जब पहुंची होंगी और जिस प्रोटोकॉल के साथ को आपको ये सितारा इम्तियाज़ मिला होगा, आपको यकीन तो आ जाना चाहिए अब तक। आई थिंक अभी तक नहीं आया बिकॉज मुझे मैं पहले भी किसी को बता रही थी, मैं आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट अवॉर्डी देयर और मेरे साथ जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात थी तो मुझे बिल्कुल भी एक तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आई वाज वेरी वेरी प्राउड एंड हम्बल, लेकिन यकीन आने में मुझे डेफिनेटली थोड़ा और टाइम चाहिए। सही, चलें, ये तो आप सितारों पे कमंदे डाल रही हैं, इसीलिए तो शायद सितारा इम्तियाज़ से आपको नवाज दिया गया है। लेकिन एक चीज़ नायला, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो आपका शौक़ है, ये बड़ा आपने ज़बरदस्त तरह से मुख्तलिफ चोटियाँ सर की, वहाँ पे पाकिस्तान का परचम आपके साथ होता है, ये शौक़ क्यों? और अब इस एजाज़ के बाद इसमें अब आगे क्या अचीव करने की ठान लिया? क्योंकि इसके बाद तो कहते हैं ना बंदा बूस्ट हो जाता है, बूस्टर आ गया ये एक एजाज़ के बाद। तो मैं कोपेमाई अचानक से आई थी, कोई प्लान नहीं था। अच्छा। मैंने जब गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ देखे, वहाँ पे क्लाइंबर से बात की तो उनसे इंस्पायर हुई और जब मैंने ट्राई किया तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं सीधा टॉप पे पहुँच गई। उसके बाद मुझे टीम ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया और मैं पिछले साल एक के बाद एक माउंटेन क्लाइंब करती गई और पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट माउंटेनियर हूँ जिसने 10 माउंटेन जो 8000 मीटर से ऊपर है वो समिट किए हैं और मैं प्रोजेक्ट पे हूँ जिसमें 14 जो पीक्स हैं दुनिया में 8000 से ऊपर, वो सब क्लाइंब करना चाहती हूँ। 10 हो गई हैं और 4 रह गई हैं इंशाल्लाह, तो वो भी अगले 1-2 साल में प्लान है कि वो 4 भी इंशाल्लाह। नायला, मुझे ये बताएगा कि जब आपको कॉल आई कि आपको मुंतखब किया गया है इस एजाज़ के लिए, तो उस वक्त क्या आपको मतलब अचानक से कॉल आई थी या जहन में था, किसी ने पहले से बताया हुआ था? किस तरह मतलब फीलिंग्स क्या थी उस वक्त जब पता चला कि आप जाएंगी और आपको ये अवार्ड मिलने जा रहा है यौम पाकिस्तान के दिन? उस वक्त मैंने एक्चुअली एवरेस्ट और उसके एवरेस्ट के 2 दिन बाद एक और 8000 मीटर की पीक सबमिट की थी पिछले साल मई में। अच्छा। जब मैं पहाड़ सबमिट करके नीचे आई तो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए, सितारा इम्तियाज। तो मुझे लगा वो मुझे बोल रहे हैं कि सितारा, या मुझे वो एक कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब मुझे पता चला कि सितारा इम्तियाज एक सिविलियन अवार्ड है, वन ऑफ द हाईएस्ट, फिर मुझे टू बी ऑनेस्ट वेरी मतलब मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है बताते हुए कि मुझे इसकी सिग्निफिकेंस भी नहीं पता थी उस वक्त। अच्छा। तो उस वक्त तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। अभी तो अवार्ड मिल गया है सबके सामने, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो अभी उससे पहले से बेहतर है। लेकिन लाइक आई सेड, अभी भी मुझे सरियल सी फीलिंग आ रही है कि मुझे कैसे इतनी जल्दी अल्लाह ताला अचीवमेंट है ऑफ कोर्स, लेकिन आई थिंक हम लेडीज कभी कभी वो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, हमें थोड़ा टाइम लगता है। सही। अच्छा, लेकिन नायला, आप देखें, आपकी ये काम, आपका जद्दोजहद, आपका पैशन, वो उसके बाद रिवॉर्ड की इस तरह से सूरत मिले कि सितारा इम्तियाज़, लेकिन ख़वातीन के लिए वो लोग कहते हैं कि पहाड़ चढ़ना तो बहुत मुश्किल सा काम है, ये इस तरफ आती नहीं है ख़वातीन। आप आई हैं तो बताइएगा कि ये आसान है करना, कि किसी को भी शौक़ है, सैरिश को बड़ा शौक़ है, ये तो 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाएं तो वो कहती हैं कि नहीं अब पहाड़ नहीं चढ़ना, सांस फूल जाता है। ये थोड़ा बताइए कि ख़वातीन के लिए आसान है करना?
एक्चुअली स्पोर्ट तो आई हैव टू एडमिट इज वेरी 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 हार्ड। मतलब उसमें हर तरह की मुश्किल आती हैं, फिजिकल डिफिकल्टीज, मेंटल डिफिकल्टीज, ट्रेन पे तरह तरह की, मतलब इस जान जाने तक का रिस्क होता है। और मेरे सामने भी बहुत लोगों की जान गई है, सो इट्स वेरी हार्ड। लेकिन ये जो आई थिंक इरादा जो कर ले वो कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि मेल है वो ही कर सकते हैं। मैंने प्रूव किया है क्योंकि मैं भी आई एम अ मदर ऑफ 2 वेरी यंग किड्स। मैं वर्किंग प्रोफेशनल थी, उसके बावजूद मैंने, और मेरा कोई भी पहाड़ों से कोई लिंक नहीं है, कोई फैमिली कोहिमा में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली के बारे में तो बताएगा, उनके क्या तासुरात थे जब पता चला कि आपको नामजद किया गया सितारा इम्तियाज़ के लिए? हस्बैंड की ज़ाहिर इतनी सपोर्ट होगी तभी आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो भी वो सेरेमनी में थे, मेरे हस्बैंड थे, फादर इन लॉ थे, और जो मेरी स्पॉन्सर है बार्ड फाउंडेशन वो भी आए हुए थे। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे थोड़ा यकीन दिलाने की कोशिश की है, हो गया है, एंड दे वर वेरी प्राउड। माय हस्बैंड एंड माय फैमिली वर वेरी प्राउड कि मुझे इतना बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड। चलें, आपके लिए बहुत ये गोल्डन मोमेंट्स हैं। हम फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं, आपके पाकिस्तान को, आप पर फख्र है नाइला। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अभी हमें बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी मुदस्सिर ज्वाइन कर चुके हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान में कार खैर कर रहे हैं और उनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, और वो लोग जो कि रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं, ज़ाहिर है वो चाह रहे होते हैं कि उन्हें किसी ऐसे ऑथेंटिक इदारे का या लोगों का पता चले ताकि वो सही जगह पर और सही वक्त पर अपनी इमदाद जो है वो पहुँचा सकें। अल्लाह का निज़ाम है ये, ज़ाहिर है इंसान एक दूसरे के काम आता है। कुदरत ने पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत को नाज़रीन भेज दिया जिसने पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को मुफ्त इलाज का इंतज़ाम कर दिया है। मैं बात करी डॉक्टर सैयद अदीब रिजवी साहब की, जो कि एक ऐसा नाम जिसने SIUT की सूरत में लाखों गरीबों के इलाज का विड़ा उठा लिया है। ये अस्पताल क्या काम कर रहा है ये, और दुनिया में जो काम कहीं नहीं होता ना, मुझे लगता है कि वो ऐसा काम यहाँ पे कर रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, और आज हम बात भी करेंगे, एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि SIUT में क्या काम हो रहा है। उसके बाद हमारे साथ SIUT के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक पैथोलॉजी नेफ्रोलॉजी के प्रोफेसर अली असगर लेनवाला वो मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त SIUT में क्या हो रहा है। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली असगर लेनवाला। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद के लिए, और आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं। अच्छा, अभी हम लोग इससे पहले ऑफ कैम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में इस तरह का इदारा चलाना वैसे तो खैर इतना आसान काम नहीं है, ज़ाहिर है एक एफर्ट्स होती हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं कि अपनी मिसाल आप है ये इदारा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बताइएगा कि इस ख़ास महीने में आप लोग फिर किस तरह काम कर रहे होते हैं और लोग किस तरह मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं आप लोगों से। अच्छा, तो ये रिजवी साहब ने जो इस तरह के सवाल का जो जवाब देते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि ये इदारा जिस आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है, अब 50 साल हो गए हैं, और वो उसकी मेन आइडिया ये है कि हर शख्स जो बीमार है उसका इलाज उसका हक है। बिल्कुल, और वो हक उसे जो है वो पेश किया जाए, ना कि दिया जाए। ठीक है, तो इज़्ज़त नफ्स के साथ मुफ्त इलाज होना चाहिए। उनको लाइनों में कोई धक्के देकर या कोई ताने देकर या कोई बुरी बातें करके कि ये उस तरह से, या कोई इस तरह से कि जी आप बताएं आप कितने पैसे दे सकते हैं, और फिर उसके बाद का हिसाब किताब करके आप बताएं जी ठीक है हम इतने दे देंगे, आप इतने दे दें। तो इलाज करवाते हुए आने वाले को इज्जत नफ्स का एहसास हो, शर्मिंदगी ना हो कि मैं SIUT में जा रहा हूँ, बल्कि SIUT में आते हुए मतलब एहसास हो एक मोहब्बत का, एहसास का कि वहाँ और अपनेपन का कि ये मेरा अपना है, मेरा हक है। अच्छा, तो ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन था। इस इदारे की इस आइडियोलॉजी का कोई और आपको रेप्लिका जो है दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, हमारे पास ये आप लोगों की पैम्फलेट्स भी मौजूद हैं। SIUT मुझे जहाँ तक याद रहा है शुरू से कि मुझे पता है गुर्दों का इलाज यहाँ से किसी ने करवाना हो तो फ्री में होगा, किसी भी तरह का किडनी रिलेटेड जो इलाज है वो होता है, लेकिन अभी आप लोगों ने कैंसर का फ्री ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है।
तो ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम है कि आप लोगों ने ये भी एक ऐसी बीमारी है जो बड़ी एक्सपेंसिव है, इसका इलाज भी किया। तो ये कब से शुरू हुआ है? अच्छा, ये देखिए SIUT की जो आइडियोलॉजी है उसमें फिर वही बात है कि ये एड हॉक बेसिस पे है, यानी हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो हमारे पेशेंट्स डिक्टेट करते हैं। तो ये जो किडनी के सर्जन थे अदीब साहब, जो 1972 में उन्होंने 73 में ये वाले सिविल हॉस्पिटल के वार्ड से शुरू हुआ ये सिलसिला। अब जैसे जैसे मरीज़ों के जो उन्होंने सर्जरीज की, किडनी में पत्थर हैं, डायलिसिस मिल जाए तो सर्जरी हो जाए, तो डायलिसिस शुरू हुआ। अब वो वाले मरीज़ जो ऑपरेशन के बाद भी ठीक ना हुए तो उनके ट्रांसप्लांट शुरू हुए। अब ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जितने मरीज़ थे उनको अगर कोई चमड़ी का मसला हो गया, हड्डी का मसला हो गया, आंखों का मसला हो गया तो पहले बाहर ले जाते थे, अब वो सारी टीमें यहाँ मौजूद हैं। अब इसी तरह किडनी के कैंसर्स थे, प्रोस्टेट का कैंसर बहुत कॉमन है, वो मरीज़ आते थे पेशाब में रुकावट के साथ, तो उनका इलाज होना शुरू हुआ। तो फिर वो एक पूरा एक छोटी क्लिनिक से बढ़ते 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 एक हॉस्पिटल में भी फिर वो किडनी के उससे प्रोस्टेट और फिर उससे बढ़ के फिर जिगर के कैंसर्स, तो फिर ब्रेस्ट कैंसर्स। तो इस तरह ये एक एक जैसे जैसे मरीज़ आते गए और हमें हुआ कि जी ये तो हमारी सर्विसेज बढ़नी चाहिए। अब ये जो हनीफा सुलेमान दाऊद ऑन्कोलॉजी सेंटर हमारा है, वो जितने मरीज़ आ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। सही, इतने बढ़ गए हैं कि अब उनके लिए हमें लगता है कि ज़रूरत है कि एक और बिल्डिंग हो, एक अलग से डेडिकेटेड जगह हो, स्पेस हो, और वहाँ पर ये सारे मरीजों का। तो इसीलिए अब नई बिल्डिंग जो है वो उसके तैयार हो रही है। और आप इस वक्त जो है वो हमारे सामने भी जो है उस पर आप नंबर भी आ रहा है 021, मैं आपको बता देता हूँ 111 डोनेट, यानी कि 111 366283। तो जो काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब और उनकी टीम, वो उसमें आप ज़रूर हिस्सा डालें, जहाँ पे भी हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, ये काम बड़ा ज़रूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, मैं इस पे देख रहा था कि एक साल में 35 लाख मरीज़ किसी न किसी डिपार्टमेंट, किसी न किसी शोबे से वो आए, उन्होंने बेनिफिट जो यहाँ से हुआ उनको, ये बहुत बड़ी तादाद है। डॉक्टर साहब ये इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, इतने मरीज़ क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टर साहब की मैं कुछ वीडियोस देखते हैं जिसमें लोगों को तंबीह करते हैं ये ना करें, इससे ये बीमारी ये ना करें, इतनी बड़ी तादाद क्यों बढ़ रही है? देखिए, इंसान आबादी आप देखें कि पाकिस्तान की बढ़ती जा रही है, इतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। अब उसमें जितने भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, मेरे ख़्याल में मर्ज़ नहीं बढ़ रहा, मरीज़ की तादाद इसलिए बढ़ रही है कि लोगों के पास ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड है। हाँ, सही। आप अगर किसी प्राइवेट सेटअप में एक मामूली सिंपल सी एक नेफ्रोलॉजी की कंसल्ट करने जाएं जी, तो आपको एक थैला चाहिए होगा रकम का। बिल्कुल ऐसे एक सिंपल एक पहली विजिट, एक अब तो कंसल्टेशन फी जो है वही इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी अच्छे डॉक्टर की फीस। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें, वो मेरा ख्याल है बड़ा फैक्टर है कि बहुत दूर दूर से आप ये देखें कि कराची की इतनी आबादी है, कराची के टोटल मरीज़, हमारी जितने हम मरीज़ देखते हैं उसके 18% है। अच्छा, 62% जो हैं वो बाकी पूरे मुल्क से। अच्छा, 62% सिंध से, जो कराची के अलावा, और फिर बाकी पूरा बलूचिस्तान, लोअर पंजाब और दूर दूर से लोग जो हैं, जो बहुत से कश्मीर के मरीज़ आपके पास आए होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, बिल्कुल, अफ़गानिस्तान। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, अब जैसे कि महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और आपको पता है कि अगर कोई इस तरह के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो उनके लिए अपने एक्सपेंस को मीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आप लोगों की क्या सिचुएशन है, आप लोग किस तरह मैनेज कर रहे हैं, या फिर आप लोगों को नहीं इस तरह प्रॉब्लम हो रहा? डॉलर के बाद तो वैसे खासा प्रॉब्लम हो। अगर हम ये कहें कि प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं, लेकिन कुदरत का एक ऐसा एहसान है SIUT के ऊपर कि हम ये देखते हैं कि जितने मरीज़ भी बढ़ते जा रहे हैं तो उतनी रकम भी समहाउ आ जाती है। हाँ। ये लोग कैसे देते हैं इतना दिल खोल के, यही जो शुरू की पहली बात थी कि ये इस तरह का इदारा रन करना सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन है। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम है और यही लोग हैं जो जब ये कुछ करना चाहते हैं ना तो कर गुजरते हैं। मतलब
कुछ भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे रियासतों का ये काम होता है ना कि पेश किया जाए, जैसे आपने स्टार्ट किया था बिल्कुल सेहत के हवाले से, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ है कि यहाँ अवाम जो है वो करें और आप अवाम को, इस पर हम मजीद बात करते हैं। एक ख़बर छोटी सी अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि एडिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल मुस्ताफ़ी हो गए। जाते जाते स्टाफ के नाम ख़त छोड़ गए जिसमें गवर्नर हाउस को कॉलेज की हालत ज़ार का ज़िम्मेदार करार दिया गया है। एडिसन कॉलेज के हवाले से खबरें बड़ी गर्दिश कर रही थी, जिसमें अब ये बताया गया है कि प्रिंसिपल एडिसन कॉलेज जो हैं वो इस्तीफ़ा दे गए। जाते जाते वो साथ ही साथ एक ख़त भी छोड़ गए जिसमें कहा गया कि एडिसन कॉलेज की हालत ज़ार का ज़िम्मेदार गवर्नर हाउस है। बिल्कुल, ये प्रिंसिपल एचएसएन है माइकल ए थॉमसन, जिन्होंने इस्तीफा दिया और पहले अफजाल अब्बासी हमारे इस वक्त हमारे साथ। अफजाल बताइएगा ये क्या मामला है? ऑडिट की बातें हो रही हैं कि बहुत भारी भरकम तनख्वाह ले रहे थे, 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे एक साल में, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन जो हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे गए हैं। एक्चुअली उनका जो मुद्दत मुलाजमत है वो अगस्त में पूरी हो रही थी और अब उन्होंने ये कहा है, फैसला किया है कि वो 1 अप्रैल से छुट्टियों पे जा रहे हैं और उसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा पुट कर दिया। उनका टेन्योर वैसे ही खत्म हो रहा था और उन्होंने जाते जाते जो लेटर लिखा है गवर्नर पंजाब को और अपने कॉलेज स्टाफ को, उसके मतन में उन्होंने कहा है कि स्कूलों में सियासत और असरबा परवी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसी बुनियाद पे वो 1 अप्रैल से जो है वो छुट्टियों पर जा रहे हैं और आइंदा दाखिलों के मामले पे और इंतजामी उमूर में इनका कोई किरदार नहीं होगा। उन्होंने ये खत के मतन में ये भी लिखा कि बाद अफराद को एडजस्ट करने और पॉलिसी साजी में गवर्नर पंजाब के साथ उनका वाज़ेह फर्क था, जिसकी बुनियाद पर वो कबल वक्त अपनी इस्तीफा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जो एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सीनियर मेंबर सैयद बाबर अली हैं, वो भी बोर्ड से इस्तीफा दे गए हैं और सैयद बाबर अली ने कुछ रोज कबल जो है वो बोर्ड से इस्तीफा दिया था और सैयद बाबर अली भी जो हैं उनका भी नुक्ता नजर वो एचिसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं माइकल ए थॉमसन। जो एडजस्ट करने की आपने बात की है, कुछ सियासी शख्सियात के नाम भी लिए जा रहे हैं, कौन किसको एडजस्ट करवाना चाहता था? क्या ये सियासत की भेंट चढ़ गया? ये हुआ क्या इनकी नौकरी के साथ? देखें, जो आहत सीमा वाला मामला सामने आया है उसमें उन्होंने गवर्नर पंजाब से रिक्वेस्ट की थी कि जो उनके बच्चे हैं उनकी ट्यूशन फीस, क्योंकि वो 1 साल से इस्लामाबाद में शिफ्ट थे और अब वो वापस आए हैं, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है वो अकोमोडेट किया जाए, उनका एडमिशन जो है वो बहाल किया जाए। जिस पर प्रिंसिपल ने कहा कि जी उनकी जो ट्यूशन फी है वो पे की जाए। इस पर आहत सीमा जो है वो गवर्नर पंजाब के पास उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनकी रिक्वेस्ट गवर्नर पंजाब ने अप्रूव करते हुए उनकी फीस जो है वो ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर दी। इस पर जो है वो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइकल ए थॉमसन ने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और इस्तीफा दी। सही, तो क्या गवर्नर के पास इख्तियार नहीं था अफजाल के वो कर सकते, और क्या वो ऑर्डर थे या उन्होंने खुद से ये किया? मामला असल इख्तियारात में कहां पर आया जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है? जी मुदस्सिर, ये बिल्कुल गवर्नर पंजाब के पास ये इख्तियार है कि वो किसी की फीस जो है वेव ऑफ कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर उन्होंने ये फेवर जो है वो आहत सीमा को दी, लेकिन चूंकि वो प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज जो है वो पहले ही उनको फेवर देने के हक में नहीं थे, इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पुट कर। अच्छा अफजाल, एक आखिरी बात बस ये बता दीजिएगा कि अभी ये जो सारा मामला है इस पर ये जो बातें हो रही हैं कि जी 40 लाख रुपया तनख्वाह ली जा रही थी, उसका ऑडिट होगा, फिर ये भी कहा गया कि छुट्टियां 100 से ज़ायद कर रहे थे एक साल में, कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पर, लेकिन ये जो इनके हवाले से बातें हो रही हैं, क्या ये फी जो वो तनख्वाह ले रहे थे, क्या वो पहले से तयशुदा जो प्रिंसिपल थे क्या वो भी यही ले रहे थे या इनको मिल रही थी? ये मामला था क्या? इस पर क्यों सवालात उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी काफी चीजें सामने आ रही हैं और जो जराए गवर्नर हाउस हैं उन्होंने ये कहा है कि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है इस सारे मामले के ऊपर गवर्नर पंजाब अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ देर में जारी करेंगे और उसके बाद जो है ये मामला जो है वो इसकी जो वाज़ेह हो सकेगा कि इसमें कितनी हकीकत है। ठीक, बहुत शुक्रिया। अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे नुमाइंदे, और अब देखते हैं मामला कहाँ बढ़ते हैं, लेकिन हम दोबारा ऐसा यूट्यूब पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इसके साथ। डॉक्टर साहब, अभी ये कैंसर हॉस्पिटल का पूरा एक कैंसर बिल्डिंग बनाने के, इस पे अब कितना आप समझ रहे हैं कि काम हो रहा है और आगे कितनी ज़रूरत है? जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में मुमकिन है वो पाकिस्तानी करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम ये कैंसर के हॉस्पिटल पे जाएं, मैं पहले ये बता दूं कि जो आप हुकूमत के हवाले से कह रहे थे
तो सिंध गवर्नमेंट का रोल SIUT में अगर रिकॉग्नाइज हमने ना किया तो बड़ी ज़्यादा बहुत अहम है। बिल्कुल, सिंध गवर्नमेंट ने हर SIUT के प्रोजेक्ट में सपोर्ट किया है। एक अनडाइंग और हमेशा का बहुत मतलब सीरियस किस्म का हर लॉजिस्टिक्स के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से सिंध गवर्नमेंट का SIUT को सपोर्ट रहा है। सही। और उसके बगैर ये सारी इतनी एक्सपेंशन जो है वो मुमकिन ना होती। तो इसका मतलब है सालाना हेल्थ के बजट में आपको सिंध गवर्नमेंट से मिल रहा है पैसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतना सिग्निफिकेंट है कि उसके बगैर ये मुमकिन ना होता कि ये इदारा इतना एक्सपेंड करता। इसका मतलब SIUT हो या GIMS हो या बाकी ऐसे इदारे जिस तरह वहाँ सपोर्ट हो रहा है, आपको भी इंडस हो गया, बाकी ये सारे सिंध गवर्नमेंट के पिछले 10-15 सालों के तो इनिशिएटिव अगर देखें तो इसमें ये रहा है। अब ये कैंसर के हॉस्पिटल के हवाले से देखें, पेट स्कैनिंग जैसे है, ये एक स्पेसिफिक किस्म के न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ स्कैन होते हैं जो कैंसर के सेल्स को जिस्म के किसी भी हिस्से के वो जो कैंसर हो उसके स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और वो एग्जैक्ट आपको बताता है कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इस एक टेस्ट की पर पेशेंट एक बार में कीमत कई लाख रुपए आती है, और आती है इतनी क्योंकि इसके वो रेडियो एक्टिव मटीरियल बनाना उसके वो सारे इतना मुश्किल है, साइक्लोट्रॉन वगैरह। ये सिंध गवर्नमेंट के उससे मदद से यहीं पर कोरंगी में मेहरुन्निसा हॉस्पिटल में हमारा लगा हुआ है, और ये अब हज़ारों की तादाद में पेट स्कैन्स मुफ्त बिल्कुल फ्री सबके लिए। और ये बहुत महंगा इलाज, बहुत महंगा इलाज नहीं, ये टेस्ट की बात करें, डायग्नोज करने के लिए कहाँ कैंसर के सेल्स मौजूद हैं, क्या इसमें सर्जरी होगी, क्या इसमें दवाई या रेडिएशन दी जाएगी, ये सारी फैसिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता डेवलप तो हो गई हैं, लेकिन अब इसको फुल एक उस पर ला के अगर हर एक को वो फ़ायदा देने के लिए हमें ये एक सेपरेट स्पेस चाहिए, क्योंकि जब एग्जिस्टिंग स्पेस है वो अब बिल्कुल नाकाफ़ी है। सही, तो कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये रेडी हो जाएगा और आप लोग अपने इस गोल को अचीव कर लेंगे? कोई रखा हुआ है ज़हन में? देखें, वो हमेशा का रिजवी साहब का नारा यही होता है कि ड्रीम बिग, तो हम तो कुछ महीनों के अंदर ये खड़ा कर देंगे। फंड्स की बात है, टीम तैयार है। जब सक्खर में ये शुरू करना था तो एक बहुत छोटा सा शबलानी हॉस्पिटल मौजूद था, उसको शुरू करना था, तो सर ने कहा कि सक्खर जाके हम लोग यहाँ से कैसे चलाएंगे, कैसे होगा सर, नहीं हो सकता, नहीं करें, ये ना डालें ऐसे हाथ। खुद जाते थे, वो ट्रेन में बैठते थे, शाम को सुबह वहाँ उठते थे, वहीं से OPD करते थे, शाम को वापस ट्रेन में बैठ के 8 घंटे का ये सफ़र ही था जिसमें इतना काम। अच्छा, वैसे मैं डॉक्टर साहब एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह आप लोग ये इदारा रन कर रहे हैं, उनकी सारी एफर्ट्स अदीब रिजवी साहब की हैं और ज़ाहिर है सारा क्रेडिट ही उनको जाता है। साथ में सिंध गवर्नमेंट की आपने बात की है। अभी आपने कहा था कि पता नहीं हम लोग कैसे कर लेते हैं, ये पाकिस्तानी कौम में ही है कि इतना आ जाता है और हम ये कर लेते हैं। वहीं पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पाकिस्तानी कौम के साथ और क्या वो मसाइल हैं, या हम लोगों का लिविंग लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का हो गया है कि हर घर में एक डायबिटीज़ का, एक गुर्दों का, एक हाइपरटेंशन का पेशेंट मौजूद है? क्या मतलब इसके पीछे क्या वजूहात हैं? हम लोग स्ट्रेस में रहते हैं, बतौर कौम हमारा मसला क्या है? अच्छा, खैर ये सिर्फ हमारी कौम का मसला नहीं, ये तो पूरी दुनिया का मसला है। इस वक्त डायबिटीज़ एक एपिडेमिक है और ये इसी तरह जिस तरह से ये फैल रहा है दुनिया की हर कौम में फैल रहा है, और इसके पीछे जो मेजर जो वजह है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सही। अब हर तरह के फासले कम होते जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है। डॉक्टर साहब, वैसे मैं कथा कलामी की माफ़ी, आज हम स्पेशली SIUT के हवाले से वक्त भी कम है, इस पर अगर हम आपको दावत दें कि ये क्यों हो रहा है तो उस दिन हम सिर्फ और सिर्फ इस मर्ज़ के हवाले से बात करें। तो SIUT के आज डॉक्टर साहब जैसे बताया है, ये अब आपने साथ देना है भरपूर तरह से, ताकि इन इदारों को इसी तरह से आगे चलते रहना है मज़ीद 100 साल तक भी। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं।
वेलकम टू बोल के जायके। और आज हम आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज शेयर करने वाले हैं। शेफ मायदा मेरे साथ मौजूद हैं और हम दोनों ये डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या बनाया जाए। तो मुझे आप कुछ जामे शीरी का बता रही थी, जल्दी से मजीद बता दें क्या है। जी सरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं जामे शीरी का फ्रूट योगर्ट, जिसको आप फ्लेवर्ड योगर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और हम इसके साथ आज बनाने जा रहे हैं नॉर की रेसिपी, जो कि चिकन वॉन्टॉन्स। तो हम आपको चिकन वॉन्टॉन घर में बनाना सिखाएंगे। दोनों मतलब दोनों मजे की रेसिपीज हैं। और वो खवातीन जो हमें देख रही हैं, मैं उन्हें कहूँगी अपना मामूल बना लें, अपनी नोटबुक निकाल लें, अपना पेन पकड़ लें, अभी चार्ट भी सामने आ जाएगा। तो आपने ये रेसिपीज को अपने किचन में आज ट्राई करना है, अफ्तार में सर्व करनी है। तो स्टार्ट हम किससे ले रहे हैं? सर स्टार्ट हम ले रहे हैं चिकन वॉन्टॉन से, ठीक है। हम चिकन वॉन्टॉन अच्छा आपको घर में बनाना सिखा रहे हैं। बहुत पंचायत लगती है सबको कि जी ये कैसे बने हैं, इसकी शेप कैसे आई है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान रेसिपी है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने जो है वो चिकन का कीमा लिया। आपने चिकन के कीमे को बिल्कुल बारीक कर लेना है चॉपर के अंदर, ठीक है। हमने इसके साथ स्प्रिंग अनियंस हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसका सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट लेंगे स्प्रिंग अनियंस का, फाइनली चॉप या आप चॉपर में चॉप करके डालेंगे, ठीक है। इसके साथ हम लेंगे ग्रीन चिलीज, ठीक है, जो फाइन चॉप हुई हुई है। आप ये देख सकते हैं बारीक वैसे चॉप की, बहुत बारीक। अच्छा, ये सारी चीजें आप एक साथ चॉपर में भी डाल के सब चीजों को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं। हमने पहले से सारी चीज़ों को फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में। हम इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। सही है, हमने 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे सॉल्ट, बहुत ही कम। हम इसमें बहुत 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर डालना है चिकन पाउडर। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर की चिकन क्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बात है। हमने इसके अंदर चिकन पाउडर डाला तकरीबन 1 टीस्पून जितना। हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ठीक है। हमने इसके अंदर 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया। अब हम इसकी जस्ट मिक्सिंग करेंगे और अब हम इसको शेप देंगे। अच्छा, चीज़ें तो इसकी बहुत आसान होती हैं, ठीक है, रेसिपी, लेकिन आप लोगों को इसकी शेप को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होता है, जिसकी वजह से आप ये घर में ट्राई ही नहीं करते हैं। तो आज जी आज ये ट्राई करेंगे क्योंकि आप इनको सिखाएंगी। और अभी हम चिकन की जो वॉन्टॉन्स हैं इनकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं और आप अपने चार्ट पे भी देख सकते हैं। चार्ट सामने आ चुका है। बोनलेस चिकन है 250 ग्राम्स, स्प्रिंग अनियन है इसमें 1 कप, ग्रीन चिलीज तकरीबन मलीर चिलीज हैं ये 7 के करीब थी और प्रॉपरली बारीक चॉप की हुई, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/4, ऑयल तकरीबन 1 टेबलस्पून, और इसके अलावा वॉन्टॉन्स की शीट्स मौजूद है। और इसको रैप करने के लिए जो वो मटेरियल तैयार होता है ना, जैसे ये बंद होता है, उसमें हम एग 1 और फ्लावर के 2 टेबलस्पून शामिल डालेंगे। अच्छा, जब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया, अब हम इसके अंदर सॉसेस डालेंगे। हमने 1 टेबलस्पून जितना इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना लिक्विड जो आपका बैटर है वो बहुत लिक्विड ही हो जाएगा। और 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें वॉस्टरशायर सॉस, ऑयस्टर सॉस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ये कंबाइन करेगा। अच्छा, इसकी जो फिलिंग होती है वो कच्ची ही जाती है वॉन्टॉन में। वॉन्टॉन बेसिकली क्या है? वॉन्टॉन जो है वो डम्पलिंग की एक दूसरी टाइप है, जो कि चाइना की रेसिपी है। इसको पाकिस्तान में हमने सारिश अपने हिसाब से फ्राइड आइटम की तरह हमने इसको अपने हिसाब से रेसिपी बना ली है। वैसे ये एक फ्लोटिंग जो है, जैसे सॉस के अंदर फ्लोट करती है डम्पलिंग्स, ये उसकी तरह होती है। डम्पलिंग्स थोड़ी सी माइल्ड होती है। और जो वॉन्टॉन, चलिए आप एक वॉन्टॉन बनाना सिखाएं, उसके बाद खाती हूँ, ठीक है। आपने इसकी फिलिंग ली तकरीबन 1 टीस्पून जितनी। अच्छा, ये स्क्वायर कट के अंदर आपने वॉन्टॉन की शीट लेनी है, ठीक है। 1 टीस्पून जितनी आपने इसकी फिलिंग ली है ताकि प्रॉपर्ली नजर आ जाए, ठीक है। और जब हम इसको, हमने ये जो बैटर बनाया है एग और मैदे का, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमने इसकी साइड्स पे हमने इसको लगाना है, ताकि हम पेंट ब्रश से लगा रहे हैं ताकि मैसअप ना हो। यहाँ पे हमने ये लगाया, हमने इसको यहाँ से पूरा ट्रायंगल बनाया, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने एक साइड पे इसकी यहाँ पर
आपने थोड़ा सा बैटर लगाना है और इसको आपने इधर पेस्ट कर देना है। ये आपका वॉन्टन रेडी हो गया बहुत ही आसान तरीके से। ये बनाना आपको जो है वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है, हमने आपको फौरन सिखा दिया। चलिए अब आप जल्दी जल्दी ये फिलिंग्स डालें और मैं तब तक अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि हमारे किचन में जनाब आज मेरे पास मौजूद है ये पामोलिव का मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप। ये जनाब वो सोप है जिसके अंदर विटामिन ई मौजूद है जो कि आपकी स्किन को बनाता है साफ और शफाफ, धूप के असरात से रखता है महफूज, और इसमें एक कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है जो कि आपकी स्किन को नरम व मुलायम बनाते हैं और बड़ा रिफ्रेशिंग सा एक एहसास भी आपको देते हैं। तो ये अपने किचन में लाजमी रखिए ताकि अपने हाथ आप बार बार धो सकें, क्योंकि मैं ये लाजमी अपने किचन में रखती हूँ और मैं इससे हाथ धोती रहती हूँ और मुझे बड़ा ही एक ना मज़े का एहसास आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। फिर दूसरी अच्छी बात यह है कि हाथ जो है वो आपके वो बड़े नरम व मुलायम से हो जाते हैं। तो ये आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि ये इतना जेंटली आपके हाथों को वॉश करता है कि आपने बस ये ज़रा सा लगाना है अपने हाथ पे, और इसके अंदर जो विटामिन ई और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है वो एकदम से आपके हाथों को नरम मुलायम कर देगा। तो ये लाजमी अपने किचन में रखें। इतनी इसकी कोई खूबसूरत खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये अपने किचन में आपने लाजमी रखना है। और मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, येलो कलर का ये मॉइस्चराइजिंग ग्लो सोप है जिसमें विटामिन ई के एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं जो कि आपको देते हैं जनाब एक रिफ्रेशिंग सा एहसास, इसके साथ साथ धूप के असरात से आपको महफूज रखते हैं। अच्छा जी, मायदा ने फटाफट कितने बना लिए? हमने यहाँ पर 3 बना लिए हैं, हम 1-2 और बना रहे हैं। तब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है और मैं अपने हाथों को ड्राई करूँगी टिश्यू से, फिर आऊँगी आपकी तरफ। ठीक है जी। ये हमने यहाँ पर इसको बस जल्दी जल्दी से हम इसको बनाएंगे। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कैप्सिकम भी जाती है, ठीक है। अगर आप इसको डालना चाहें, हमने नहीं डाली है इसमें। मैं फिर से रिपीट करूंगी, कैप्सिकम डाल के आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, वो ख़राब हो जाएगी। आप उसको ज़्यादा अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि कैप्सिकम पानी छोड़ती है और वो फिर आपकी फ्रीज़ नहीं हो सकती। सही, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छा, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी इसकी ना आप ना स्टोव भी ऑन कर दें, थोड़ा तेज़ कर दें ताकि गर्म हो आज। हाँ जी। अब वो ऑयल गर्म हो जाए ताकि आप इसको जल्दी से फ्राई कर सकें। अच्छा जी, तो मायदा ये आपने वैसे बड़ा अच्छा ये बताया। मैं अक्सर जब बेकरी पे ये बाय करती थी ना ये वॉन्टन, तो मैं कहती थी यार ये किस तरह बंद हुए हुए, को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये क्रिस्प जो आता है ना इसके साइडों से वो बड़ा मजे का लगता है। यही कॉम्प्लिकेशन लगती थी कि ये कैसे बंद होते हैं, ठीक है, इसलिए कोई घर पे ट्राई ही नहीं करता था। ये बहुत आसान है। हम इसको डाल के चेक करेंगे। थोड़ा सा ऑयल हमें 1-आध मिनट और चाहिए, ये गर्म होगा। सही, ठीक है। जब तक आप इसको बना रही हैं तब तक मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि हमारे पास किचन में स्कॉच ब्राइट, आपको पता है हर किसी के किचन में मौजूद होता है। स्कॉच ब्राइट के ऊपर आपने सिर्फ 1 to 2 ड्रॉप्स डालने हैं लेमन मिक्स लिक्विड सोप के। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं मौजूद है, और ये जस्ट 1 and 2 ड्रॉप्स, और आपके बर्तन धुलते जाएंगे, झाग बनता जाएगा। जितनी भी डिशेज हो कोई परवाह नहीं है, कितने भी मेहमान आ जाएं, सिर्फ एक स्कॉच ब्राइट आपके पास हो और एक ये लेमन मिक्स का लिक्विड सोप 3x मोर टाइम्स ये ग्रीस को कट करता है। कितनी भी चिकनाई वाला पॉट हो, बर्तन धुलते जाते हैं और कोई टेंशन ही नहीं होती, किचन आपका नीट एंड क्लीन रहता है। तो ये अपने किचन में ज़रूर रखें, भले लेमन मिक्स की बार हो या फिर लेमन मिक्स का लिक्विड सोप हो। इसमें वैरायटी है डिश वॉशिंग के लिए, मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं इसमें जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो खैर इससे बच्चों के फीडर्स भी वॉश करवाती हूँ। किसी भी तरह के बर्तन हो सारे धुल जाते हैं, कोई स्मेल नहीं आती, बड़ा अच्छी सी खुशबू आती है बर्तनों में से। तो ये भी अपने किचन में आप लाजमी रखिएगा। ठीक है जी, हमारा ये हो गया है। हमने इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। द रीज़न इज़ कि हमारी चिकन इसके अंदर कच्ची है, तो अगर हम इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारी जो चिकन है वो जो बाहर से कलर आ जाएगा लेकिन चिकन अंदर से कच्ची रहेगी। नहीं पक जाएगी जब वो फ्राई हो जाएगा तो नहीं, लेकिन अगर तेज फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे तो अंदर से वो कच्ची रहेगी और बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा है आपने। तो इसलिए हम इसको जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। ये बस ये हमारा लास्ट है, ये भी डालेंगे, फिर हम अपनी
दूसरी रेसिपी पर आएंगे जब तक ये फ्राई हो जाएगा। चलिए मायदा, आप इसके बाद ना आप मैंने तो हैंड वॉश कर लिया, मैं आज आपके हैंड वॉश कराती हूँ। ठीक है जी, आज मुझे ज़रूरत भी है अभी। चले जी, यहाँ पर जनाब हमारे पास ये लाइफ बॉय का लिक्विड सोप मौजूद है जो कि आपको 100% जर्म से महफूज बनाता है विद इन 10 सेकेंड्स। बस 2 ड्रॉप्स इसके चाहिए होंगे और उसके बाद हाथ बिल्कुल साफ और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो ये लिक्विड सोप भी आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। इस रमज़ान लाइफ बॉय का ये लिक्विड सोप लेकर आइए और अपनी खुशियों को महफूज बनाइए। चलिए जी, हमारा हो गया है, हम हाथ साफ कर लेते हैं और हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसे लगता है कि मैदा ये इतना क्विकली बना है, हम लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं ऐसी रेसिपीज को घर में ट्राई करते हुए, कोशिश करते हैं कि बस मार्केट से ही ले आए, मार्केट से खरीद ले, महंगे भी होते हैं और जो है वो मतलब घर में ट्राई करने में क्यों घबराते हैं। आपने देखा कि कितनी इंस्टेंट ये बन गई है और रोज रोज भी नहीं बनाना, आप बना के इसको फ्रीज भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी जो दूसरी रेसिपी बना रहे हैं वो हमारी है फ्रूट योगर्ट, जो बहुत ही हेल्दी होती है। आप इसको सहरी में भी ले सकते हैं और इफ्तार में भी इसको आप लोग खा सकते हैं, जो कि हमारी बनेगी करशी की जामे शीरी से। ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास है योगर्ट। अच्छा, आपने जो योगर्ट लेनी है वो आपने उसमें पानी नहीं रखना। ठीक है। अगर आप बाहर से योगर्ट खरीद रहे हैं, डब्बे वाली नहीं है, तो उसका पहले आपने पानी निकाल लेना है, थोड़ी देर के लिए हंग करके रखना है। ठीक है, ताकि ये इसका पानी निकल जाए। हम इसके साथ क्रीम लेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और हमने यहाँ पर लिया है स्ट्रॉबेरी की प्यूरी। ठीक है, जो हमने फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनाई है। और हम इसके अंदर डालेंगे करशी की जामे शीरी। और करशी हमारी वो जबरदस्त ड्रिंक है जिसका एहसास बहुत रिफ्रेशिंग है और इससे बनी हुई कोई भी चीज़ आपकी अगर अफ्तार टेबल पे मौजूद है तो दिल खुश हो जाता है। एक ना रिफ्रेशिंग सा एहसास होता है। घबराहट हो, गर्मी हो, किसी भी तरह का नहीं, एक वो होती है ना रोज़ा रखने में प्यास तो बड़ी शदीद लग रही होती है बहुत। बस यहाँ आपके गले से जामे शीरी उतरा नहीं कि आपकी वो घबराहट और वो प्यास जो है ना वो फौरी से बुझ जाती है। तो ये इतना रिफ्रेशिंग इसका एहसास है। ड्रिंक्स नहीं, आप इसके साथ बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं और रेसिपीज को फ्लेवर देने के लिए आपके घर में ये पूरा साल मौजूद होनी चाहिए। बिल्कुल, गर्मी हो, सर्दी हो, बाहर हो, कोई भी सीजन हो, जामे शीरी हर घर की रौनक है। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें हमने एक क्रीम डाली है। ठीक है। हम इसके अंदर अब कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। आप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क को स्किप करके हनी भी डाल सकते हैं। ठीक है। हमने इसके अंदर तकरीबन 100 ml जितना इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क को डाला। हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे यहाँ पर अच्छे से। अब हम इसके अंदर जो डालेंगे वो हम डालेंगे हमारा ये स्ट्रॉबेरी प्यूरी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितनी हम इसके अंदर। अच्छा, हमने स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करके हमने इसको छान लिया है ताकि इसकी फाइन प्यूरी हमारे पास आ जाए। हम इसको आप फ्लेवर देने के लिए इसमें कोई भी बेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। स्ट्रॉबेरी सीजन में है इसलिए हमने इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज यूज़ की। ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे करशी का जामे शीरी। ठीक है, जो इसके फ्लेवर को और ज़्यादा मज़ेदार बनाएगा। क्या बात है आपकी मायदा, ज़बरदस्त। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम इसमें करशी जामे शीरी ऐड करेंगे। ठीक है जी, हो गया। हमने करशी जामे शीरी इसमें डाला। ये हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर जो है ऊपर से डालेंगे, गार्निश करेंगे हमारी जेली को, जो हमने स्ट्रॉबेरी जेली हमने इसके अंदर ली है। जब अभी हम इसको सर्व करेंगे और ये बच्चे तो खुश होकर खाएंगे ना, बच्चों की तो ये ट्रीट हो जाएगी। खाएंगे, क्योंकि बच्चों को योगर्ट वैसे बड़ी पसंद होती है, फिर उसमें अगर फ्लेवर आ जाए तो क्या ही बात है। बाजार का फ्लेवर्ड योगर्ट लेने से बेहतर है कि अपने हाथों से बनाएं। ऐसे ही है। और ये सहरी में अगर आप ये पूरा 1 कप खा रहे हैं सहरिश, तो ये कंप्लीट एक मील है। ठीक है। इसके साथ आपको कुछ और खाने की, क्योंकि इसमें फ्रूट भी है, योगर्ट भी है, क्रीम भी है, तो ये आपका कंप्लीट एक मील है। सही है। हम इसको जो है वो अब सर्व कर देते हैं। इसके क्या है, इसी में कर लें, इसी के ऊपर जेली पोर कर दें। सही है, हम इसी के अंदर ही सर्व कर लेते हैं इसको क्लीन करके। ठीक है। और जब तक मायदा इसको क्लीन करके इसके ऊपर जेली पोर करेंगी तो मैं जनाब बता दूं कि इस दफ़ा लिप्टन लेके आया है हमारे लिए ख़ास तोहफा। क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर के किचन के कैबिनेट में एक जार पड़ा होता है
और उस जार के अंदर चाय की पत्ती होती है जो हमारी अम्मियों को बहुत अजीज होती है। तो लिहाजा इस दफ़ा रमज़ान का तोहफा है ये लिप्टन की तरफ से एक स्पेशल जार है हमारे लिए, जो कि हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगा। वो है जनाब ये लिप्टन का गोल्डन कलर का जार, जिसमें कि चाय की पत्ती आप रख सकते हैं और ये आपके किचन की रौनक को वाकई बढ़ाएगा। उनके किचन में प्यारी प्यारी चीज़ें लगी हो तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, तो इसमें आप अपनी जो पत्ती है उसको रख सकते हैं। लिमिटेड एडिशन है ये, मतलब स्टॉक इसका रमज़ान के लिए आया है स्पेसिफिकली, तो ये ज़रूर अपने किचन में लेके आएँ। और अगर आपको अफ्तार के फौरी बाद तलब महसूस होती है तो जनाब लिप्टन से बेहतर तो कुछ आई ही नहीं है। जितनी बार बनाओ वही प्यारा सा गोल्डन कलर आता है बार बार। तो चाय जब भी कोई पूछे कौन सी चाहिए तो हमारा यही जवाब होता है लिप्टन चाहिए जनाब। तो लिप्टन का ये जार जो है ना, जार ऑफ जॉय, इसने बड़ी ज़बरदस्त फीलिंग इस दफ़ा दी है कि पुराने जार से हमारी जान छूटेगी और ये प्यारा सा खूबसूरत सा जार जो है ये हमारे किचन की रौनक को बढ़ाएगा। बिल्कुल जी, ये मैं थोड़ा सा कैमरामैन आगे होकर दिखा भी देती हूँ। ये देखिए जनाब, ये है लिप्टन का खूबसूरत सा जार। इसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट इसका कैप है कि ताकि आपको पता रहे कि इसमें पत्ती कितनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है, आपके किचन में पड़ा होगा तो अच्छा लगेगा। इसको लाजमी लेके आइए और अपने किचन की रौनक को बढ़ाइए। चलें जी। अच्छा जी, ये हमारे वॉन्टॉन्स फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, ठीक है, हल्का सा इस पे गोल्डन कलर आ गया है और हमारी चिकन भी पक गई है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं इसको। ठीक है, इसको हम सर्व करते हैं जब तक हमारी ये जेली को हम फाइनल कर दें। ठीक है, तो फिर हम इसको सर्व करेंगे। हमने इसके ऊपर जेली डाली है, स्ट्रॉबेरीज डाली हैं। अब हम इसके ऊपर जो डालेंगे वो करशी का जामे शीरी ऊपर से हम इस पर टॉप करेंगे, थोड़ा सा स्पून में लेकर। सही, थोड़ा सा हम इसमें करशी का जामे शीरी ऊपर से टॉप करेंगे। ये हमारी रेडी है फ्रूट योगर्ट, फ्लेवर्ड योगर्ट करशी की जामे शीरी से जो हमने स्टार्ट अच्छा, मैं जानती है एक दफ़ा फिर से आप ना मायदा इनकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता दें ताकि वो लोग जिन्होंने नोटिस नहीं किया वो नोटिस करें। अच्छा, जो हमने फ्लेवर्ड योगर्ट के अंदर जामे शीरी का हमने चीज़ें ऐड की हैं, वो हमने योगर्ट ली है जो कि आपने पानी वाली नहीं लेनी है। आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं और जो नॉर्मल घर में योगर्ट होती है उसको भी आपने क्या कहते हैं पानी निकाल के आप उसको यूज़ करें। हमने उसके बाद इसके अंदर क्रीम ली है, हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है, आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर करशी की जामे शीरी डाली है। हमने इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना के हमने 2 से 3 टेबलस्पून जितनी वो डाली है। ऊपर से हमने इसके ऊपर जेली से इसको स्ट्रॉबेरी जेली से हमने इसको गार्निश किया है। आप कोई भी जेली यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बेरीज यूज़ कर सकते हैं। और हमने इसको जो है वो स्ट्रॉबेरी से हमने इसको सर्व कर दिया है। अब हम यहाँ पर अपने वॉन्टॉन सर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो हम अपने नॉर के चिली गार्लिक और केचप के साथ सर्व करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे आपने प्लेटर बना दिया मजे का ना, ये हमने छोटा सा प्लेटर बना दिया है। और इसके साथ अगर नोर की सॉस होगी तो क्या ही बात है जनाब, 4 चांद लग जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और साथ में अगर आप म्यो भी यूज़ करना चाहते हैं तो हेलमन की म्यो हमारे पास है, बहुत थिक और टेस्टी होती है। मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की है तो ये लाजमी अपने किचन में आप लेके आइए ताकि आपके बच्चे एंजॉय कर सके। कोई बर्गर हो, सैंडविच हो, किसी भी तरह की फ्राइड आइटम हो, उसके साथ हेलमन की म्यो और नोर की केचप, ये दोनों बहुत मज़ा करती हैं। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से गार्निश कर दिया। ठीक है, ये हमारे चिकन वॉन्टॉन्स विद नॉर चिली सॉस और हमारा फ्लेवर्ड करशी का योगर्ट रेडी है। चले जी, वो ख़वातीन जिन्होंने हमें देखा है और जनाब सुना है गौर से, वो आज लाजमी तौर पर अपने किचन में इन रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक आपने हमें देना नहीं भूलना। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल, यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर जाके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और हम लाजमी आपके कमेंट्स को कंसिडर करेंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप समझते हैं कि होनी चाहिए, यहाँ पे कोई आपकी तरफ से फरमाइश है कि भाई ये वाली रेसिपी ट्राई करें या ये वाली चीज़ बनाना सिखाएं, तो शेफ़ मायदा हाजिर है जनाब। तो आपने ज़रूर बताना है, हम बिल्कुल आपके उन कमेंट्स पे आंसर भी करेंगे। और इन दोनों रेसिपीज़ को आप लोगों ने ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें लाजमी देना है। मुझे और मायदा को बोल के जायके से इजाज़त दीजिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास।
वेलकम बैक। दुनिया बोल है रमजान स्पेशल और सैर ज़ुहैब वापस आ चुकी हैं बोल के जाके के किचन से। मायदा के साथ आज बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिशेस फिर भी उन्होंने बनाई हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कराची वालों के उस शिकवे की बात करते हैं जो कहते हैं कि कराची वालों का कोई पुरसान हाल नहीं, इंतज़ामी उमूर का मामला, स्ट्रीट क्राइम और बुनियादी सहूलियात का मसला। कराची वाले वाकई बेबसी की तस्वीर बन गए। ऐसे में कराची कम्युनिटी पुलिसिंग और बिजनेस कम्युनिटी मिलकर कुछ ऐसे काम कर रही है जिससे शहर की किस्मत को, हालात को बदला जा सकता है। शहर में कम से कम 15 थानों की हदूद से गुजरने वाली हर गाड़ी और मोटरसाइकिल की तस्वीर ले ली गई और डाटा इकट्ठा हो गया, जबकि कराची में 10 लाख दरख्त भी लगाने जा रहे हैं। इन्हीं काविशों के नतीजे में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर मारूफ समाजी कारकुन और कम्युनिटी पुलिस कराची के सरबरा मुराद अली सोनी साहब को जिला शर्की में 2 साल के लिए जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त मुराद साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। लेकिन मुराद साहब, सबसे पहले तो ये जिम्मेदारी जो आपको सौंपी गई है अभी जस्टिस ऑफ पीस, क्या आपके जहन में अब है इसको लेके और महसूस आप कैसा कर रहे हैं? देखिए, हमारे इस मुल्क के साथ या हमारे शहर के साथ एक बहुत बड़ा इशू है। इस मुल्क के साथ ही मैं कहूँगा कि यहाँ हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर भी क्राइम होते हैं, जराइम भी होते हैं, गाड़ियाँ भी छीनी जाती है, लोग भी मर रहे हैं। वहाँ में और यहाँ पे एक फ़र्क है कि वहाँ लोगों को इंसाफ मिलता है। आप बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आपकी गाड़ी छीन गई, आपके साथ किसी ने ज़्यादती की। हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ी कमी है। ये एक वजह है कि दुनिया में क्राइम होते हैं लेकिन वहाँ के लोग सेटिस्फाई होते हैं। तो ये एक जिम्मेदारी जब हमें दी गई तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए। हम तो दे नहीं सकते लेकिन इंसाफ दिलवाया जाए। जिस दिन आपने लोगों को इंसाफ देना शुरू कर दिया, आप यकीन मानिए कि ये शहर नहीं पर हम लोग चेंज हो जाएगा। सही। आपने अब कम्युनिटी पुलिसिंग कराची एक इदारा जो है वो CPK के नाम से बनाया है, कैमरास लगा रहे हैं, थानों की मॉनिटरिंग। ये बताइए ये क्या अमल है और ये कहाँ तक बना है, क्या इसमें कर रहे हैं? देखिए, हम जब भी सुनते हैं समझते हैं, क्योंकि मैं 92 में CPLC बनाई जी, फिर कम्युनिटी का एक मेरा अपना एक वर्क रहा। तो जब ये कहते थे ना कि यार कि ये कराची से स्टेट क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, तो फिर हमने ये CPK बनाई। यानी मैं 62 साल की उम्र, 3 साल पहले 62 साल की उम्र में एक इदारा बनाया CPK के नाम का। और उसका जो मेन जो फोकस है वो हमने 3 चीज़ों की बुनियाद रखी है कि ये शहर हमारा कैसा होना चाहिए। हम ये कहते हैं शहर हमारा क्लीन होना चाहिए, कचरे का ढेर नहीं होना चाहिए, ठीक, ये शहर हमारा ग्रीन होना चाहिए और ये शहर हमारा जो सिक्योर नेबरहुड होना चाहिए, स्ट्रीट क्राइम से पाक होना चाहिए। इस 3 चीज़ को फोकस रख के फिर हमने एक मॉडल बनाया नॉर्थ इस्लामाबाद थाने में, जो इसका जो मेन मकसद है वो सिर्फ ये है कि स्ट्रीट क्राइम कैसे ख़त्म हो सकता है। अच्छा। दुनिया में कैसे ख़त्म हुआ। देखिए, हम डिपेंड करते हैं पुलिस के ऊपर, दुनिया करती है, लेकिन जो ख़त्म करने का जो मेन तरीका है वो है मॉडर्न पुलिसिंग। जदीद कैमरे लगा के दें, मॉडर्न पुलिसिंग की तरफ जाएँ। आप देखिए, तो आपने क्या किया फिर इसमें? जी, हमने यही किया कि हमने ये किया कि लोकल जो हमारी कम्युनिटी है, सही, उसको हमने इकट्ठा किया, बिजनेसमैन कम्युनिटी को। ठीक है। ये एक मॉडल मैंने इनको दिया कि अगर हमें थाने में जगह मिलती है तो ये मॉडल हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सही। हमने पूरा जाल बिछाया। कोई भी थाने की मिसाल ले लें, हम अजीज़ाबाद की मिसाल ले लेते हैं, ठीक, डिफेंस की मिसाल ले लेते हैं। वहाँ पे हमने पूरा कैमरे का जाल बिछाया। अच्छा। उसके अंदर कम्युनिटी से हमने कैमरे लिए, वहाँ कैमरे लगाए, कमांड कंट्रोल थाने में दिया, मॉनिटरिंग पुलिस को दी। अच्छा, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, इसमें देखिए आप ये मॉनिटरिंग जैसा कि आपने बताया कि पुलिस को दे दी है। हम लोग आए रोज़ कराची में वारदातें देखते हैं और पिछले दिनों तो एक इतनी होशरुबा किस्म की रिपोर्ट सामने आ गई थी कि रिटायर्ड या फिर वो अफसरान पुलिस के जिन्होंने एक प्राइवेट पार्टी बनाई हुई थी, घरों में डकैतियाँ कर रहे थे। फिर वारदातों के बाद हम ये देखते हैं कि जी कैमरा तो लगा हुआ था, वो चल नहीं रहा था। यहाँ पर चीज़ें लग जाती हैं, बन जाती हैं, उन पर उस तरह से काम नहीं फिर हो पाता, ना मेंटेनेंस हो पाती है, ना उस तसलसल के साथ उस पॉलिसी को आगे तो किया जाता है। इस हवाले से फिर आप लोगों की एफर्ट्स क्या होंगे? हाँ, देखिए, मैंने आपसे कहा ये जितनी चीज़ें आप बात कर रहे हैं ना, हम तो इस चीज़ सब चीज़ों को सामने रखा। हमने अपनी जिम्मे जो काम लिया एज ए कम्युनिटी, इसमें सबसे पहले तो हमारा मॉडल ये है कि अजीज़ाबाद का रहने वाले अजीज़ाबाद का मेंबर बनेगा। ठीक। नाज़माबाद वाला नहीं बन सकता। नाज़माबाद का रहने वाला ही नाज़माबाद का मेंबर बनेगा। ऑनरशिप वाला ना सर। अच्छा, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि अगर कोई तार टूट जाए, केबल, उसको जोड़ना, कैमरा ख़राब हो जाए, इसको रिप्लेस करना। हमने इन सब आउटसोर्स किया हुआ है। एक बिजनेसमैन है ना हमारे पास भी, वो थोड़ी कैमरा खराब हो फ़ोन करेंगे कि भैया मेरा कैमरा ख़राब हो गया। हमने इसको आउटसोर्स किया है। 3 साल से हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब मुझे बता दीजिएगा 3 साल के अंदर सिर्फ नॉर्थ इस्लामाबाद को हम अपग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो 3 साल पुराना सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो गई। बाकी हमारे तमाम चीज़ें देखिए आप चल रही है। और मेंटेनेंस कौन कर रही है? कम्युनिटी।
कैमरे की देखभाल कौन कर रही है? कम्युनिटी, उनके पैसे लगे हुए हैं। पुलिस को हमने कहा है कि जनाब मॉनिटरिंग आप करेंगे और मुजरिम को आप पकड़ेंगे, ये काम हमारा नहीं है। सही। तो अभी जो आप इतनी 3 साल से ये कर रहे हैं, 15 करीब थाने आपने फुली, हमने 8 कर दिए, 8 हमारे पाइपलाइन में है। 8 पाइपलाइन में, अब 8 उनके रिजल्ट्स कैसे आए कि जब पुलिस को आपने फुटेजेस भी दे दी, हर चीज़ दे दी, तो रिजल्ट्स कैसे, फ़र्क कैसे हुआ? देखिए क्राइम को देखने का तरीका सर ये होता है कि मैं लाख आपसे बात करूँ कि भाई मैंने कैमरे लगा दिए हैं, क्राइम कम नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं गलत हूँ। एग्जैक्टली। आप सिंपल सी बात है ना, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारे लगे हुए हैं उस कम्युनिटी में अगर आप जाएंगे तो आप वाज़ेह एक फ़र्क देखेंगे कि 50-60% स्ट्रीट क्राइम जो है, मैं स्ट्रीट क्राइम की बात करता हूँ। देखिए मेरा ऐसे ताल्लुक नहीं है कि आप डबल स्टोरी बना रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने गाड़ी इंक्रोचमेंट की, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने सिर्फ फोकस किया हुआ है कि इस शहर को ग्रीन करना है और शहर के अंदर से स्ट्रीट क्राइम खत्म करना है। तो आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वाज़ेह पता चलेगा। आप बैठ के देखेंगे कैमरे पे वो नहीं लगे हुए हैं कि आपको 2 मेगापिक्सल के कैमरे लगे हुए हैं, शक्ल नज़र नहीं आ रही है, धुंधली नज़र आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। हमारे तो इसमें मुझे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक तो आप लोगों ने डेटा भी इकट्ठा किया गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का, उस डेटा को आप लोग किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, और दूसरा मैकेनिज्म क्या है? ठीक है कि जिम्मेदारी तो आपने ले लिया है, ये फंड्स आप लोग इकट्ठे करते हैं अपने तई बिजनेस कम्युनिटी से, उसके बाद फिर ज़ाहिर अपनी एक टीम होगी जो इस पर प्रॉपर काम कर रही होगी, किस तरह ये काम चल रहा है? देखिए हम पहली तो बात है, हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। अच्छा। नंबर 1 हमारा एक सिस्टम है कि हम पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। नंबर 2 सुन के आपको अच्छी बात लगेगी कि हमारा कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। सही। हमारे सिस्टम 8 जगह में इलाकों में अगर कोई डोर टू डोर कलेक्शन नहीं है। कोई नहीं बोलेगा कि 1 रुपया मांगने आए CP के वाले कि यार वो हम कैमरे लगा रहे हैं, हम सफाई करवा रहे हैं, हम दरख्त लगा रहे हैं, हमारा ये काम ही नहीं है, हम ये नहीं कर रहे हैं। हमारा स्ट्रक्चर वाइज ऐसा है कि हमारा जो आइडिया था वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक थाने में मैंने जब समझा कि यार 15 बिजनेसमैन को ये सिर्फ एतमाद में लेना है, तो 15 बिजनेसमैन को जब हमने एतमाद में लिया, वही उसके मेंबर हैं, उन्हीं की इन्वेस्टमेंट है। सही। सिंपल सा मॉडल है ना। अच्छा दूसरी बात क्या है, ताकि ओनरशिप ज्यादा हो। सर दूसरी बात है कि सर आप एक एरिया लेते हैं ना, जब आप एरिया को हम डिफाइन करते हैं, उसके अंदर 5 करोड़ का घर भी होता है और 50 लाख का फ्लैट भी होता है, किराएदार भी होता है और मालिक मकान भी होता है। इंजॉय सब कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। पैसा किसी से नहीं ले रहे होते हैं। देखिए ये मॉडल ऐसा कोई मॉडल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है, जो कम्युनिटी सर्विस का काम करने वाला हो। अच्छा हमारे साथ गुड लगी है, पता है मेरे साथ गुड लगी है कि मुझे कम्युनिटी का भी एक ब्लाइंड फेथ है, यानी हम खड़े हो जाते हैं तो 5-6-7 मिलियन हम इकट्ठा करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि पिछले 30 साल से हम काम कर रहे शहर में, CPLC बनाई, लोगों ने ब्लाइंड भरोसा किया। और इसी तरीके से पुलिस का भी है कि पुलिस जब देखती है कि यार ये जो है इस पूरे न ट्रांसफ़र न पोस्टिंग इन चीज़ों में है ही नहीं, गलत काम में, तो ये एक मिक्सअप हो गया कि पुलिस का एतमाद हुआ तो हम थाने के अंदर बैठे हुए हैं। अल्लाह करे यही एतमाद पुलिस पे भी हो जाए, आवाम का, कराची की होगा ना। देखिए पुलिस और आपका जो ये है काम, इससे पहले भी 90 से आप काम कर रहे हैं, इसके बाद कोई ऐसे हर्डल्स तो नहीं हो रहा है कि अच्छा ये काम नहीं है, ये मैकेनिज्म कैसे होगा, ये कैसे होगा? क्योंकि बहरहाल जो आपका काम था वहाँ तक हो गया, जो पुलिस के रिजल्ट्स हैं क्या आप समझते हो उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि जब आप किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि अगर आपको इस शहर को सही करना है ना, आपसे 2 काम कर लें, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। एक, यहाँ के लोग इस शहर की ओनरशिप लें। सही। और जो मेन चीज़ है ना, ये ओनरशिप भी है। दूसरा जो मेन काम है ना, देखिए SSP, DSP, DIG, IG ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे। थाने को आप मजबूत करें। हम थाने को मजबूत नहीं करते हैं, हम किसको मजबूत करने की तरफ जा रहे हैं? दूसरी चीज़ों को। भाई आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्राइम खत्म करना है। लोकल कम्युनिटी ने ओनरशिप ले ली, थाने को मजबूत कर दिया, कमांड कंट्रोल किया। थाने को मजबूत करने वाली बात है ना, कि थाने में कमांड कंट्रोल लगा दिया, कम्युनिटी खड़ी हो गई तो क्राइम कम हुआ ना। वो भी अभी हम तो बिल्कुल सरसरी कर रहे हैं। देखिए 120 थाने कराची शहर में, हम तो सिर्फ 8 थानों की बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे यार इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? इम्पैक्ट तो वहाँ आएगा जहाँ हमने लगाए। तो सर आप लोगों के जेहन में कोई रोड मैप अब इस हवाले से है? जब 8 पे आपने कर लिया काम, 8 पाइपलाइन में है, तो पूरे शहर में आप लोगों की कम्युनिटी भी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी भी है, तो आप लोग क्या इसको फिर आगे वसी पैमाने पर लेके चलेंगे गवर्नमेंट के साथ? स्पेशली क्योंकि रियासत का बेसिकली तो काम है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी उनका है, पता नहीं वो कब होगा, लेकिन आपने वो जो सेफ सिटी का मॉडल दिया, बनाया, कामयाब हो गया, गवर्नमेंट के साथ ये कोई नहीं कोलैबोरेशन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कर ले? देखिए मैं आपको बताऊं, जो जिस तरह इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए हमारा एक टारगेट है, कराची को अगर आप देखें ना, तो कराची में 2 डिस्ट्रिक्ट आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं स्ट्रीट क्राइम में। एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो आप देखिएगा पूरे क्राइम को आप देखेंगे ना, तो 70% आपके 60% क्राइम आता है। और अगर हम थानों की सतह पर देखते हैं ना, तो 38 से 40 थाने ऐसे हैं कि जिसको पे अगर ये कमांड कंट्रोल जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो लग जाए, तो मैं बड़े दावे से और बड़े वसूख से बात कर सकता हूँ
कि ये आपका स्ट्रीट क्राइम कराची का 50 से 60% कम हो जाएगा। जो हमारा टारगेट है कि हम जिस तरह इन्होंने कहा टारगेट क्या हमारा टारगेट ये है कि 2025 जी में इंशाल्लाह हम 40 थानों में भी जाएंगे और 2 डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ पे क्राइम रेट तो बहुत मतलब नीचे आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने 8 थानों के साथ एक मॉडल दे दिया। जी जी। अब ये मॉडल अगर आपने दे दिया है तो ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी तो शुरू तो किया जा सकता था कि 8 आपने दिया है, कोलैबोरेशन होती, 8 वो करते तो 16 होते, फिर आप 40 तक जा रहे हैं तो वो बाकी वो 60 कर सकते थे, तो कराची पूरा शहर, तो वहाँ कोई कोलैबोरेशन आपके साथ नहीं, क्या फैसिलिटेट मतलब तो चलें कर रहे हैं? वर्ड्स इन द गवर्नमेंट से आपकी बात हुई है इस मौजू पे कि भाई आप हमारे साथ मिल के कुछ कर लें? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैं जिस तरह हमने जो स्ट्रक्चर बनाया ना, देखिए किसी चीज़ का स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने कहा ना केबल, पहले हम पूरा केबल बिछाते हैं जो सेफ सिटी करता है, हमने केबल डे 1 से 12 कोर की लगाई है। सही कि जिस दिन भी सेफ सिटी आएगा उसे सिर्फ कनेक्ट करना है। हमारा 12 कोर का मतलब हम 200 कैमरे लगा रहे हैं जी। 12 कोर के अंदर आप 1000 कैमरे लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो 12 कोर का लेने का सिर्फ मकसद भी ये है कि वो एक साथ ज्वाइंट हो जाए जब भी फ्यूचर में आए। अच्छा, जहाँ तक मांगने की बात है ना, अच्छा हम मांगते भी नहीं है ना हमें चाहिए भी, हमें चाहिए भी नहीं। एक तो बात है हमें चाहिए भी नहीं, हम जवाब देने किसी चीज़ को बनाना चाह रहे हैं कि वो हमें कैमरे दे के फिर वो फिर एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी के पैसे हैं, कम्युनिटी खुश है, कम्युनिटी लगाना जानती है। और वो देखिए 2 फायदे हैं। कम्युनिटी को फायदा ये है कि स्ट्रीट क्राइम से जान छूटती है, गवर्नमेंट का ये फायदा है कि पुलिस को बैठे बैठे एक सिस्टम मिल रहा है, इतना जदीद सिस्टम। अच्छा वैसे मुझे बताइएगा मुराद साहब, ये जो सिस्टम आप लोगों का है मतलब ये किससे इंस्पायर्ड है, किस मुल्क से आप लोगों ने चुराया है या फिर आप लोगों का अपना बनाया हुआ है? देखिए आपने पूरा हमारे, देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक्चुअली मेरी कम्युनिटी सर्विस है ना, दुनिया हम घूमते हैं, अल्लाह का शुक्र है। जी, हम अमेरिका भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो जिस तरह दुबई में भी देखते हैं पुलिस नज़र नहीं आती, क्यों नज़र नहीं आती है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल है। हमने जो कैमरे लगाए ना, ये कैमरे के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि एग्जाम्पल, आप जब दुबई के एयरपोर्ट से निकलते हैं ना तो वैसे आप मार्क हो जाते हैं, ऐसे आप पूरे शहर में घूमते रहें, बिल्कुल खाली उसने आपका फेस डालना है, बता देगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी हम जो करने जा रहे हैं डिफेंस के अंदर करने जा रहे हैं, ANPR कैमरे लगा रहे हैं गाड़ियों के हवाले से। गाड़ी जो है ना किसी भी क्राइम में होगी, अगर उस कैमरे के आगे से गुजरेगी ना तो रियल टाइम बता रही होगी कि गाड़ी आपकी चोरी में है। अच्छा जबरदस्त, ये कैमरे हम लगा रहे हैं। हम इस पे जा रहे हैं कि अगर कोई गाड़ी का नंबर, एक एक्सीडेंट कर लिया किसी गाड़ी ने और गाड़ी गायब हो गई, आपने गाड़ी का नंबर जो है ना वो डालना है हमारे सिस्टम में। मतलब मुझे याद आ गया, गाड़ी लंदन में चोरी होती थी, मिलती कराची से थी ऐसा भी एक वाकया रिपोर्ट हुआ था। कहने का मकसद है कि वो गाड़ी जो है ना वो किस जगह पे गई, कहाँ गई, इसने क्या काम किया, कहाँ रुकी, मेरे पास गई, आपके यहाँ गई, उसके ऊपर रिकॉर्ड आ रहा होगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम तो सिर्फ कहते आप हमें काम करने दें। लोकल कम्युनिटी में एक समझ आ गई है कि वो ओनरशिप लेने के लिए तैयार है। जब हम 2 लाख दरख्त की भी बात करते हैं, जब हम उस पर जाएंगे तो ये कम्युनिटी के डोनेशन है। सही, तो ये बिल्कुल पुलिस के हवाले से बात करें, वक्त की भी कमी मैं चाहूँगी। ये 2 लाख दरख्त ग्रीन करने का ये प्लान है, ये कब कर रहे हैं और ये क्यों सोचा कि ये ग्रीन होगा? और पौधे तो बांटे जाते हैं करोड़ों, वो तो फिर इतनी कलमें होती नजर ही कुछ नहीं आता। आप भी वही काम कर रहे हैं? नहीं सर, हम वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारे काम में फ़र्क है। देखिए मैंने आपसे क्या काम प्रैक्टिकल में काम करते हैं। पहली तो बात है हम पौधे नहीं देते हैं। अच्छा, हमारा एक स्लोगन हमने चलाया हुआ है कि 5 फीट का मुफ्त दरख्त देना हमारा जिम्मा। 5 फीट का? 5 फीट का, और देखभाल करना और पानी देना आपका जिम्मा। एक जिम्मा आप ले लें, एक जिम्मा मुझे दे दें। तो भाई देखिए, अगर आप बोलते हैं कि यार ये शेयर मेरा है, दरख्त बोलते हैं, आप बोलते हैं यार मैं नहीं लगा, दरख्त मैं आपको दे रहा हूँ। आप बोलते हैं पानी मैं नहीं दूँ, आप बोलते हैं मैं देखभाल मैं नहीं करूँ। घर के, हम नहीं बोलता मोहल्ला साफ करें, घर के बाहर की सफाई बोला मैं नहीं करूँ। आप कहें कि यार पूरे मोहल्ले में मैं 10 कैमरे मैं नहीं लगाऊं, तो फिर आप शेयर के ओनरशिप। मुराद साहब, इससे बेहतर ये नहीं था, खैर ये भी बड़ा अच्छा है जो आप लोगों का ये है सिस्टम जो आप लोग इस पे काम करेंगे, लेकिन अगर हर इलाके के, मैं सिर्फ डिफेंस की बात नहीं करी, बाकी कराची के जो अपने इलाकों के अंदर के छोटे छोटे पार्क्स है ना, अगर उन्हीं को बहाल कर दिया जाए प्रॉपर, उसमें ग्रास लगवा के, तो भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। सारे बंजर पड़े ओनरशिप आ जाएगी। मैंने आपको अभी भी एक बात की, देखिए अब हमने क्या किया है, अब एक दरख्त हम कहाँ लगा रहे हैं, सवाल ये है ना दरख्त कहाँ लगा रहे हैं, हम कहीं फुटपाथ पे नहीं लगा रहे हैं, घरों के पास। अच्छा देखिए 2 चीज़ें हैं ना, तो अगर दरख्त जो जहाँ दरख्त सर्वाइव करता है ना, नंबर 1 एजुकेशनल इदारे, IBA के साथ अभी हमने MOU साइन किया, IBA हमने 2000 दरख्त लगाए, और बहुत सारे एजुकेशनल इदारे, सही, कब्रिस्तान और पार्क। देखिए जहाँ पे माली हो, पानी हो, वहाँ पे आप दरख्त देना। मैंने फुटपाथ पे लगा दिए, तस्वीरें खिंचवा दी, तस्वीरें खिंचवा दी, देखिए उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, एक हफ्ते अब जो हमने जगह सब चूज की है ना, वो बड़ी आइडियल जगह है। सही,
देखिए हम जा रहे हैं कि कोशिश करते हैं कि कराची के क्लाइमेट को भी चेंज करें। तो आपने देखा होगा लियारी एक्सप्रेसवे है, दरमियान में एक पूरा पोर्शन खाली पड़ा है जहाँ जुगिया बन रही है, नालियाँ चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमने मारीपुर से शुरू किया है। अच्छा 10,000 दरख्त लगा चुके हैं और यहाँ पे हम पूरा 1 लाख दरख्त लगाने जा रहे हैं। तो जब इंशाल्लाह जब 5 फीट का दरख्त होगा, वहाँ की ज़मीन भी कुछ इस तरह की है कि वहाँ की जिस तरह का पानी होता है, वो जब दरख्त 2 साल के बाद जब तनावर दरख्त होगा तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरे ख्याल ये जबरदस्त होगा। और उसके बाद अब मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, अगला प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर उस सड़क के किनारे भी। जी तो सर वो दरमियान का जो पोर्शन है ना, हाँ जी उसको चले जी, बड़ा अच्छा है ये, आप माशाल्लाह ऐसे काम करते रहे। मोर पावर टू यू, बहुत शुक्रिया। मुराद अली सोनी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे। मुदस्सिर के पास है कुछ? बिल्कुल, इस्लामाबाद चलेंगे। इस वक्त मापारा जमान मौजूद है फैसल मस्जिद के बाहर और लोग इफ्तार की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जानते हैं। जी मापारा, क्या तैयारी इस्लामाबाद वाले कर रहे हैं आज इफ्तार के लिए फैसल मस्जिद के बाहर? आज बिल्कुल माह रमज़ान का बाबरकत महीना जो है वो जारी है। लोग सहरो इफ्तार में मसरूफ़ हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। जहां हमने देखा कि मार्केट में लोग इफ्तारी ख़रीदते हैं, उसके अलावा बहुत से लोग जो है वो इफ्तार करवा भी रहे हैं। वहीं एक ये भी रवायत है कि इस्लामाबाद के जो खूबसूरत मकामात हैं वहाँ लोग जाते हैं, घर से इफ्तार तैयार करते हैं और वहाँ पर तैयारियाँ करते हैं और जाके इफ्तार करते हैं। मैं इस वक्त इस्लामाबाद फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इफ्तार में भी कुछ वक्त बाकी है और यहाँ बहुत से लोग घर से इफ्तार तैयार के लाए हैं और यहाँ पे इफ्तार करेंगे। खूबसूरत जो व्यू है उसको एंजॉय करेंगे। मेरे साथ लड़कियाँ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या इफ्तार में लाया है और ये किस तरह से इफ्तारी को एंजॉय करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम भी आज आए हैं जॉब से रिटर्न होके, तक थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर सके, जब व्यू बिहाइंड अस एंड इफ्तारी कर सके फ्रेंड्स के साथ। समोसे पकौड़े जो ओवर इफ्तार पे होता है वो लेके आए हैं और फैसल मस्जिद में इफ्तार करना इस लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस कि घर से थोड़ा हट के कुछ देर के लिए जॉब से एग्जॉस्टिव रूटीन से हट के थोड़ा इफ्तार करना, उसलिए हम आज आए इफ्तार करने दोस्तों के साथ। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दोस्तों के साथ इफ्तार करने का अपना मज़ा है और एक व्यू जो है उसको एंजॉय कर, दफ्तर की जो एक रूटीन होती है उससे हटकर, घर की जो रूटीन होती है उससे हटकर जो इफ्तार है वो बाहर करने का। बहुत शुक्रिया मापारा में आगाह कर रहे थे। लाहौर चलते हैं जहाँ पर खुर्रम मलिक इस वक्त मौजूद हैं। खुर्रम, लाहौर में किस तरह आज इफ्तार की तैयारियाँ हो रही हैं? रमजान मुबारक के 14वीं इफ्तारी के सिलसिले में तमाम शहरी जो है वो खरीदारी करते हैं दिखाई दे रहे हैं और हर रोजेदार की कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो खरीदारी करे और अपने घरों को वापस लौटे। जिस पॉइंट पर हम मौजूद है यहाँ पर कचौरी, समोसा, पकोड़े और दीगर लवाजमात जो है वो मैसर है और शहरी जो है वो खरीदारी भी कर रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा, रमजान मुबारक का महीना है, क्या पैगाम देते हैं और शहरी क्या कुछ खरीद रहे हैं? शहरी पकौड़े और कचौरियाँ, रोल, चिकन रोल, ऐसा के समोसे वगैरह खरीदते हैं इफ्तारी के लिए, घर जा के इफ्तारी करते हैं और इनके लिए अच्छी ये क्वालिटी हमारी है, हमारा म्यार है कि ये लोग अच्छी दूर दराज से आते हैं, इधर से लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम, हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करते। हर जगह तैयारियां इफ्तार की चल रही हैं और वक्त भी अब खत्म हो रहा है। हमें भी तैयारी करनी है और हमें दुआओं में आपने याद रखना है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी बहुत ही ज़बरदस्त से शो के साथ। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।